किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, अभी का जो टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है, जो नाइट के टेम्परेचर की हम बात करें तो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस जा रहा है मिनिमम, और उससे भी नीचे चला जाता है। और यदि हम दिन के टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर जा रहा है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा है, 28 से 29 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर जो अनुकूल होता है वो होता है लेट ब्लाइट डिजीज के लिए। तो जो लेट ब्लाइट की जो फंगस होती है उसके लिए जो मैंने टेम्परेचर बताया 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है इसके बीच में, या ये टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होता है। इसमें जो लेट ब्लाइट डिजीज की फंगस है हमारी फसलों पर बहुत ज़्यादा अटैक करती है। यही कारण है कि आजकल आप देख रहे होंगे आपकी फसलों में जो लेट ब्लाइट है वो अटैक भी कर रहा है। ज़्यादातर जो लेट ब्लाइट का अटैक होता है वो टमाटर की फसल के अंदर होता है, या आलू की फसल में इनका बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। हालांकि और भी जो सोलोनेसी कुल की फसलें हैं उनमें भी इसका अटैक देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो दो फसलें हैं, टमाटर की फसल, आलू की फसल, ये मोस्ट सस्पेक्टिबल है इस डिजीज के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लेट ब्लाइट के बारे में डिटेल में समझेंगे। कब आ सकता है, प्रिवेंटिव यदि इसकी पहचान कैसे करें, यदि आ चुका है प्रिवेंटिव के लिए कौन से फंजीसाइड हैं, यदि अभी नहीं आया तो कौन से बेस्ट फंजीसाइड हैं जो इसको रोक सकते हैं, और आने के बाद कौन से जो बेस्ट फंजीसाइड हैं उनका आप स्प्रे करें। तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, जो लेट ब्लाइट की जो फंगस होती है, जो लेट ब्लाइट डिजीज आता है, ये आता है फंगस फाइटोप्थोरा नाम की फंगस के कारण। तो इस फंगस के कारण ये हमारी फसलों पर अटैक करता है। ये जो फंगस है इसके लिए अगर हम फेवरेबल टेम्परेचर की बात करें वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो इसके लिए फेवरेबल होता है। उसमें ये सबसे ज़्यादा हमारी फसलों पर अटैक करती है। और जो ह्यूमिडिटी है वो यदि 65% से ऊपर हो, 60 या 65% से ऊपर हो तो अटैक हो सकता है। तो देखिए, टेम्परेचर बिल्कुल यही चल रहा है, इसी रेंज में चल रहा है अभी। और जो ह्यूमिडिटी है वो भी हाई रहती है नाइट में, क्योंकि नाइट में बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ती है, ओस पड़ती है, जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो गीली रहती हैं। ओवरनाइट जो पत्तियां वो गीली रहती हैं, और जो टेम्परेचर भी उसके फेवरेबल है, तो लेट ब्लाइट का अटैक हो सकता है। और बहुत सारे किसान भाइयों को अपनी फसलों में लेट ब्लाइट डिजीज का अटैक देखने को मिल भी रहा होगा। तो इसको कैसे पहचान है? देखिए, जब लेट ब्लाइट का अटैक होता है आलू में या टमाटर की हम बात करें तो इसका जो सिम्टम्स है, सबसे पहले जो पुरानी पत्ती होती है, नीचे की पत्ती होती है हमारे पौधे की, उस पर देखने को मिलता है। पुरानी पत्तियों पर आप देखेंगे कि जो हमारे ब्राउन कलर के गहरे भूरे रंग के धब्बे आपको दिखाई देते हैं, बेलनाकार धब्बे होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। और ये पीलापन भी पत्तियों, इसके चारों तरफ पीला आभा मंडल भी हो सकता है, थोड़ा पीलापन भी होता है। और पत्तियों के नीचे आप देखेंगे कि थोड़ी फंगस का अटैक उधर भी देखने को मिलता है, यानी कि लीफ के अंडर साइड में नीचे की तरफ जो फंगस है वो सफ़ेद कलर की फंगस, ब्राउन कलर की फंगस, वहाँ पर भी उसका जो अटैक है आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का सिम्टम्स होता है। धीरे धीरे ये जो धब्बे हैं धीरे धीरे पत्तियों पर बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं, जिससे जैसे कि पत्ती में हमने बंद कर दी हो, आग लगा दी हो। इसलिए इसको हम हिंदी में झुलसा रोग कहते हैं, क्योंकि पत्तियां इसके कारण झुलस जाता है, पूरा पौधा झुलस जाता है। तो पूरी की पूरी पत्तियां पीली पड़ेगी और ये जो डिजीज है वो धीरे धीरे बढ़ेगा पत्तियों पर और पूरी पत्ती को सुखा देता है। पत्ती ऐसा में गिर भी सकती हैं। तो ये सिम्टम देखने को मिलता है। धीरे धीरे इसका जो अटैक है हमारे तने पर भी देखने को मिलता है, यानी कि जो प्लांट का तना है, स्टेम है, उस पर भी ये स्पॉट्स नज़र आते हैं। और उसके साथ साथ ये जो हमारा फल है, फलों पर भी स्पॉट्स नज़र आ सकते हैं, यानी कि ये जो फंगस है बाद में फ्रूट रॉट का कारण बन सकती है यदि आपके फसलों में जो फल हैं वो आ चुके हैं। तो इस तरीके से इसका सिम्टम देखने को मिलता है। बहुत तेज़ी से पूरे पौधे को ये ख़त्म कर सकती है, धीरे धीरे पूरी क्रॉप को तबाह कर सकती है यदि समय से इसकी रोकथाम ना की जाए। तो इसलिए जैसे ही सिम्टम्स नज़र आए, जैसे ही इसके लिए फेवरेबल कंडीशन बन रही है, तो पहले तो आप रोग आने से पहले ही, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन बन रही है या बारिश हो चुकी है, इस टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग बन रहा है और उसमें बारिश हो जाए, ह्यूमिडिटी हाई है या ओस ज़्यादा पड़ रही है, तो आप प्रिवेंटिव में जो फंजीसाइड है उनका यूज करें। और रोग आने के बाद जो हमारे जो क्यूरेटिव वाले फंजीसाइड है उनका उपयोग आपको करना चाहिए। देखिए, जब भी ये रोग आ जाए तो आपको कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि एक तो जो पानी का मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो सिंचाई कर रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, ज़रूरत से कम ना हो।
न्यूट्रिशन जो है पौधे के अंदर प्रॉपर होने चाहिए, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन यूरिया का उपयोग आपको जरूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, जितना ज़रूरत आप दे सकते हैं, और चाहे तो जब तक रोग कंट्रोल नहीं होता तो आप यूरिया को कुछ समय के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को आप स्टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो डिजीज को तेजी से स्प्रेड कर सकता है, उसको रोकने में भी हमारे लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। तो इसलिए जो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर है, यूरिया है, उसको थोड़ा कम दें या ना दें कुछ समय के लिए, जब तक आपका जो रोग है वो कंट्रोल नहीं होता। और जो भी जो पत्तियां हैं जो डैमेज हो चुकी हैं, उनको आप कोशिश करें कि उनको खेत से बाहर निकाल दें, खेत में ना छोड़ें, क्योंकि खेत में पड़ी रहेंगी तो ये फंगस नेक्स्ट ईयर भी आपकी फसल में अटैक करेगी। तो इस तरीके से आप ये जो सावधानी आपको रखनी है, और जब भी आप बुवाई करें, बार बार आपके फसलों में ये जो रोग है, लेट ब्लाइट जो रोग है वो बार बार आता है, तो जो हमारा सीड है या नर्सरी है उसको भी आप ट्रीट करके बो सकते हैं। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मैनकोजेब जो आता है, उससे आप ट्रीट करके बोते हैं तो भी इस रोग के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सावधानी आपको रखनी है जब भी ये रोग आपकी फसलों पर अटैक कर चुका है। अब जानते हैं कि मान लीजिए आपकी फसल पर रोग आ चुका है तो कौन से बेस्ट फंजीसाइड हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए, पहला आता है हमारा जो, देखिए मैं क्रम से बताऊंगा जो बेस्ट काम करते हैं उस हिसाब से। तो पहला बायर का आता है मेलोडेव के नाम से, रोग आने के बाद बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल ये देता है, क्योंकि इसमें दो टेक्निकल होते हैं, एक इसमें सिस्टेमिक होता है, दूसरा इसमें कॉन्टैक्ट होता है। तो जब सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों जो हम ऐसे फंजीसाइड का उपयोग करते हैं जो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट तरीके से काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक जो उसमें टेक्निकल होगा वो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करेगा, जिससे वो रोग को नहीं बढ़ने देगा, वहीं पर रोक देगा। और जो सिस्टेमिक तरीके से काम करता है दूसरा टेक्निकल, वो प्लांट के अंदर जा करके प्लांट के अंदर जो भी फंगस है, जो डिजीज है, उसको खत्म कर देगा, जड़ से रोग को खत्म करने का काम करेगा। तो इसलिए जो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन होता है, टेक्निकल का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे फंजीसाइड ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसमें पहला आता है मेलोडेव जो आता है हमारा बायर कंपनी का। तो इसको जो डोज आपको रखनी है 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक आप जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि रोग की सिविरिटी क्या है। और इसके लगभग 7 दिन के अंदर से, कोई भी अगर मैं फंजीसाइड बताऊं उसके कम से कम 2 स्प्रे कर दें 7 दिन के अंदर से, तो आपको अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो पहला मेलोडेव क्या कर सकते हैं। दूसरा आता है सेक्टिन फंजीसाइड, ये भी काफ़ी इफेक्टिव है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। 1.5 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर लीटर तक जा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि रोग की सिविरिटी क्या है। तो ये भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करेगा। यदि ये दे रहे हैं तो इसके भी 2 स्प्रे आप रिपीट करें 5 से 6 दिन के अंदर से या 7 दिन के अंदर से जो स्प्रे है उसको रिपीट कर दें, तो भी आपको जो रोग है उस पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। उसके बाद ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपको एकदम कंट्रोल करना है तो ये बहुत ही अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी मेलोडे या सेक्टिन में से कोई भी एक ले सकते हैं। उसके बाद एक और अच्छा आता है, वो आता है लेकिन थोड़ा कम अच्छा इससे काम करता है, लेकिन वो भी काफ़ी बेहतर है। वो आता है हमारा करजेट के नाम से। तो करजेट का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ड्यूपॉन्ट का आता है, ये भी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल देता है। इसकी जो डोज आपको रखनी है 2.5 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम तक जा सकते हैं रोग की सीवियरिटी के हिसाब से। तो ये भी काफ़ी अच्छे से जो रोग है उसको कंट्रोल करता है। जो करजेट फंजीसाइड है काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है। करजेट से थोड़ा जो कम काम करता है लेट ब्लाइट डिजीज पे, वो है हमारा रिडोमिल गोल्ड फंजीसाइड। रिडोमिल गोल्ड जो करजेट फंजीसाइड है उससे थोड़ा कम काम करेगा, उससे थोड़ा कम असरदार रहता है, लेकिन वो भी अच्छे से कंट्रोल करेगा, लेकिन उससे कम कंट्रोल करेगा। तो वो रिडोमिल भी ले सकते हैं जिसमें मैनकोजेब प्लस मेटाल एक्सिल होता है, वो भी आप 2.5 से लेके 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जा सकते हैं रोग की सिवियरिटी के हिसाब से। तो इनमें से कोई भी एक फंजीसाइड ले लें, रोग आ चुका है तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके रोग को कंट्रोल करेगा। तो ये 4 फंजीसाइड बताए, 2 बताए वो बहुत बेहतर काम करते हैं। करजेट उससे थोड़ा कम काम करता है, रिडोमिल भी करजेट से थोड़ा कम काम करता है। तो उसी क्रम में मैंने आपको बताए हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अब जानते हैं प्रिवेंटिव के लिए। मान लीजिए प्रिवेंटिव में आप स्प्रे देना चाहते हैं कि हो सकता है कि रोग नहीं आया है, लेकिन जो टेम्परेचर है रोग आने के फेवरेबल बना हुआ है, हाई ह्यूमिडिटी है, तो आप प्रिवेंटिव में भी ले सकते हैं। प्रिवेंटिव में जो अच्छा काम करते हैं उसमें आता है हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो अच्छा काम करता है, उसका आप स्प्रे दे सकते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, 2 से लेकर 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे ले सकते हैं। दूसरा आता है हमारा मैनकोजेब। मैनकोजेब का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी
प्रिवेंटिव में बहुत अच्छा काम करता है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। उसकी भी जो डोज हमें रखनी है 2.5 से लेकर 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है। तो मैनकोजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रिवेंटिव के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रिवेंटिव में आप इनको दें, सस्ते भी पड़ेंगे और रोग को नहीं आने देंगे। लेकिन रोग का अगर सिम्टम्स नज़र आ गया है तो फिर जो मेलोडिड्यू है, सेक्टिन फंजीसाइड है, इनमें से कोई एक लें, बहुत अच्छा काम करेंगे। या फिर कर्जेट या रिडोमिल भी ले सकते हैं। कर्जेट और रिडोमिल में कर्जेट ज़्यादा बेस्ट काम करता है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।